खान सर और रोशन आनंद सर के बीच की विवाद कहीं न कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मगर खान सर की गिरफ्तारी अब तक लटकी हुई है, खान सर की गिरफ्तारी हो नहीं रही है। रोशन आनंद सर ने कई प्रकार के आरोप खान सर के ऊपर लगाए हैं, लेकिन उन आरोपों से कहीं न कहीं कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने-माने एडवोकेट शिवानंद सर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल सर, खान सर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका कि बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं। जी। कोर्ट का एक पैटर्न है, जज्बाती होकर जो काम होता है ना, जैसे एक पैटर्न बना है, जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन को एक पटरी होके ही चलना होता है। बहुत जल्दबाजी में आप कहिएगा ड्राइवर को कि खेत होके ही ट्रेन को लेके चलिए तो नहीं जाएगा। तो कानून का एक सेट पैटर्न होता है कि उसको पालन करते हुए भी वो ये करते हैं। अब एलिगेशन जो लगा रहे हैं रोशन आनंद जी खान साहब पर, वो एलिगेशन में चीज़ें देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब वो पुलिस के हाथ में नहीं रहा है, कोर्ट ने ही आदेश कर दिया है कि इनको गिरफ्तार मत करो। तो कोर्ट के आदेश में है, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब सवाल ये है कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, प्रथम डे में ही क्यों मिला, उस पर समझिए। इल्जाम क्या है? दो तीन बात कहा गया। इल्जाम है खान साहब पर कि उन्होंने, आप लोग जो जितने लोग समझ रहे कि खान साहब ने आदेश दिया गोली चलाने का, जिस पर गोली चलाया गया। तो ये बात खान साहब ने शुरुआती दौर में भी कहा था कि गोली चली है, हम अपनी कानों से आवाज़ को सुने। बाद में फिर लोगों ने, पुलिस ने कहा कि नहीं, गोली तो नहीं चली थी। बाद में फिर आया कि नहीं, सीसीटीवी फुटेज में था कि गोली चली। तो एलिगेशन जो है इनके ऊपर कि गोली चलाने का आदेश दिया, ऑर्डर गिवर, गोली किसी को लगी नहीं। तो 109 जो धारा होता है वो 109 है कि जब किसी को जान मारने के नियत से किसी को गोली मारते हैं आप, जब गोली चलाते हैं, इरादा आपका जान मारने का होगा, तब 109 लगता है, उसको अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं। ये कानून का बात है। जैसे कभी कभी क्या था, हर मारपीट को आप जानलेवा हमला नहीं कर, एक होता है हमला, एक होता है जानलेवा हमला। चूंकि आप लोगों का जिम्मेदार चैनल है, इसी माध्यम से लोग कानून की बात को भी समझेंगे गहराई से। वो समझिए क्या है हमला और जानलेवा हमला में क्या फ़र्क है। कभी कभी आदमी को बहुत गुस्सा आता है तो कहता है कि चलो तो आज इसको हम बहुत ही थाना पे हमारे खिलाफ चला, इसका पाँव तोड़ दो। तो क्या पहले क्या इरादा उसका पाँव तोड़ने का, ये नहीं करा कि जान से मार दें। तो वो बोलता कि यार तुम बहुत न उड़ता है, तुमको हम आज दिखाते हैं, तुम्हारा आज दोनों पाँव तोड़ के तुमको विकलांग बना देंगे। तब लोहा के रॉड से मारा और वो व्यक्ति का पाँव टूट गया। तो यहाँ इंजरी तो ग्रीवियस आएगा, चूंकि पाँव तोड़ना ग्रीवियस इंजरी का होगा। तो वो हमला है, ना कि जानलेवा हमला है, क्योंकि इसका इरादा जान मारने का नहीं है। तो इंजरी है भी, लेकिन फिर भी वो जानलेवा हमला नहीं है। परंतु कहीं कहीं क्या होता है कि आपका इरादा जान मारने का हो, भले इंजरी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको 109 लग जाएगा, जानलेवा हमला हो जाएगा। जैसे सपोज कि हमसे आपको दुश्मनी है, हमने आप पर गोली चलाया इसलिए कि आप मर जाइए, तो सीना पर गोली, यहाँ से निशाना बनाए, सीना पर गोली चलाया, और वहाँ पर 10 का जो सिक्का होता है वो आपका था पॉकेट में, तो गोली टकरा के वो सिक्का आपको प्रोटेक्ट कर दिया। गोली तो चलाया, हमारा इरादा जान मारने का था, गोली हमने चलाया, मगर वो सिक्का संजोग से था जिस पर गोली टकरा के वो वापस आ गए, आप बच गए। तो यहाँ पर घायल भी आप नहीं हुए, लेकिन 109 लग जाएगा, जानलेवा हमला का बात हो जाएगा, क्योंकि वो लिखता है कि जान मारने के नियत से उन्होंने अपने बंदूक से हम पर गोली चलाया, जो हमारे सीने पर लगा। सीना पर पॉकेट में 10 का सिक्का था, जो जिससे छिटक के गोली निकल गया। तो वहाँ क्या घायल नहीं है, लेकिन 109 लग जाएगा। खान सर को लेकर के अब पूरे तब इसको पूरा संदर्भ जी। तो ये तो हो गया। अब खान साहब का डायरी में आप लोग पढ़े होंगे, जो रिपोर्ट आया है उसने क्या कहा है। रिपोर्ट में, डायरी में पुलिस कहती है अनुसंधान के दौरान कि खान साहब ने लोगों में दहशत पैदा करने के लिए आदेश दिया था गोली चलाने का। जी ठीक है, क्या कहा उन्होंने? दहशत पैदा करने के लिए। रिपोर्ट में आ गया। अगर इस बात को सत्य भी मान लेते हैं, ठीक है, सत्य भी अगर उस बात को मान लिया कि दहशत फैलाने के लिए गोली चलाया, और 109 के लिए क्या चाहिए, जान मारने के लिए गोली चलाया, दोनों में अंतर है। तो यहाँ दहशत फैलाने के लिए गोली चलाने की बात है, ना कि जान मारने के नियत से गोली चलाने की बात है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि भाई तो जान मारने का कोई बात ही नहीं है,
109 लगना नहीं चाहिए, पुलिस ने क्यों 109 लगा दिया, गलत किया, चलिए इनकी गिरफ्तारी पर रोक देते हैं। यही बात जो है कानून के संदर्भ में, ये इतना ही बात है। सो आप लोग को जो ये लगता है ना कि उनकी गिरफ्तारी, कोर्ट में ही बहस के दौरान ये दोनों में बातों में अंतर स्पष्ट कर दिया गया, जिस वजह से उनको लाभ मिला। एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या सोशल मीडिया पर दिए गए बयान, जो सोशल मीडिया पर अभी देखा जा रहा था कि रोशन आनंद सर जो है एक पॉडकास्ट में जाते हैं, एक बड़े चैनल पर पॉडकास्ट में जाते हैं और वहाँ पर कई सारे प्रकार के बयान देते हैं, तो इसलिए यह सवाल बनता है कि क्या सोशल मीडिया पर दिए गए बयान का कानूनी कार्रवाई के दायरे में ये कोई कोर्ट इस पर कोई संज्ञान लेती है? देखिए, 2-3 बातें समझना होगा। ये लोग जनरल कंपटीशन वाले बच्चे को पढ़ाते हैं, दावा ये करते हैं कि दोनों शिक्षकों के बारे में बात करो, कि यूपीएससी बीपीएससी लेवल का बात कराते हैं। यूपीएससी में एक सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी में, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन आता है, जो बेसिक 100 नंबर का, यदि कोई किसी भी एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन जो है सो भारतीय संविधान से आता है। हम लोग भी उस दौर में पढ़े हैं, तो भारतीय संविधान का बेसिक चीज सबको पता है, लेकिन ये इस केस के माध्यम से दोनों शिक्षक एक्सपोज हो रहे हैं। दोनों शिक्षकों का इंटरनल इंटेलेक्चुअलिटी पता चल रहा है कि किस लेवल का ज्ञान रखते हैं। उनको बेसिक चीज नहीं पता है दोनों शिक्षक। एक तो ये यहाँ एक्सपोज हो रहे हैं कि भाई नेपाल में घटना है, तो घटना जहाँ होती वहाँ अनुसंधान होगा, तो इंडिया में केस नहीं होगा, फिर भी चले गए थाना। इससे रोशन आनंद जी की इंटेलेक्चुअलिटी का पता चलता है कि भाई ये तो ABCD नहीं जानता, वो भी जानता है कि अगर नेपाल में घटना हुआ तो इंडिया में केस नहीं होगा, फिर भी कहाँ जा रहे हैं, और जो उनको गाइड कर रहे हैं वो कहाँ के आदमी हमको पता नहीं। खान साहब के भी बारे में बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ, जो कुछ लोग हैं जो सर्टिफिकेट मैंने नहीं पास किए थे, उनका फर्जी जो है, मतलब कि एक्सपोज तो हो रहे हैं। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और किसी भी व्यक्ति का ज्ञान का लेवल अगर नापना हो तो उसके एक बार यदि बात करने की शैली से उसके ज्ञान की गहराई का आपको पता चलेगा, और कंडक्ट से भी पता चलता है। तो मतलब आप साफ तौर पर ये एक तरह से बता रहे हैं कि PR एजेंसी का ये जो बोलबाला है, इसके वजह से ये खान सर हैं या रोशन सर लाइमलाइट में आ गए? नहीं, PR का तो एक है ही, लेकिन क्या है ना, ये भीड़ तंत्र है, यहाँ लोगों को बेवकूफ बना के ही राज किया जाता है। ये नेताओं से भी सीखिए। बहुत सारा बात हम बोलेंगे तो पॉलिटिकल बयान हो जाएगा, लेकिन ये तो घोषणा कुछ होता है, होता कुछ नहीं और है। ठीक है। प्रिंस यादव की जो मौत हुई है उसमें रोशन आनंद सर लगातार खान सर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके वजह से ही ये मेरे घर में हादसा हुआ, अगर उन्होंने मुझे जेल नहीं भेजा होता तो फिर जो है ये हादसा जो है मेरे परिवार में नहीं होता। कोर्ट में और कानून में बहुत अच्छा प्रश्न है, उसके भी तर्क को समझिए। रिमोटनेस ऑफ डैमेज का बात नहीं होता है। जैसे आप मेरे पास आ रहे थे इंटरव्यू लेने जी, लिफ्ट में जब बार काउंसिल में आप चढ़े, लिफ्ट बंद हो गया, रस्सी टूट गया, उसमें हादसा के कारण कोई व्यक्ति मर गया। तो मर गया तो भाई आप कहाँ चले थे मेरे लिए? इस आधार पर आपके परिजन कहेंगे कि अगर शिवनंदन भारती सर हाई कोर्ट में नहीं चैम्बर लिए रहते थे, हमारा बच्चा जाता नहीं मरता, उसके लिए क्या हमको जिम्मेदार ठहराना उचित है? क्या आपको लगता है कि नहीं ये तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि सवाल नहीं। आप देखिए, एक्चुअल बात लोगों को जानना चाहिए। आपका और हमारा दायित्व केवल ये नहीं है कि हम एक तरफ की डिस्कशन होना चाहिए ताकि एक एक्चुअल बात चले। यहाँ पर इनका तर्क है कि अगर ये केस नहीं हुआ होता तो मेरा भाई नेपाल नहीं भागा होता, तो ये वारदात नहीं होती, इसीलिए खान साहब जिम्मेदार। इनका यही एलिगेशन है। हम करें इसी तर्क को मान लीजिए कि ठीक है भाई, विवाद नहीं हुआ होता तो केस नहीं होता, केस नहीं होता तो वो नेपाल नहीं जाते तो वहां पर मृत्यु नहीं हुई होती। ये इस चीज को हम लोग मान भी लेते हैं। तो इससे और उनका तर्क पीछे चलिए कि अगर रोशन आनंद जी सहरसा के हैं, अगर सहरसा से चल के पटना में इंस्टीट्यूट न खोले होते, इंस्टीट्यूट न खोले होते तो विवाद न होता, विवाद नहीं होता तो भाई नेपाल नहीं जाता, मरता नहीं। तो फिर रोशन आनंद जी इसी सिद्धांत पर वो कल्प्रिट हो जाएंगे। जी। सो ये काल्पनिक बातों से क्या होगा? ये हुआ होता तो ये हुआ, तो ये सब बातों का कोई कैसे? आपको देखिए, ये हमारे और आप, क्योंकि वो काफी रो करके ये जो है मतलब बता रहे थे, अपनी पीड़ा बता रहे थे। पीड़ा क्यों नहीं होगा? किसी के भी भाई का मौत हो जाए तो आदमी का आधा दिमाग काम ही नहीं करता। वो तो रोशन आनंद जी को धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग होते, ईश्वर न करे कि कभी किसी पर इतना बड़ा आफत है। आप एक चीज बताइए कि रोशन आप ही का या हमारे घर में कोई होगा, जेल से लाश रखा हुआ रहेगा माने जलाने के लिए, तो आदमी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएगा कि पहले भाग के जाएगा भाई के डेड बॉडी के पास? लेकिन यहाँ रोशन आनंद जी
जेल से निकले, हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट में कोई काम नहीं था उनका। एक होता है कि नहीं फॉर्मेलिटी करना है, सिग्नेचर करते तो आते। हाई कोर्ट आए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर रात में 12 बजे में गए सहरसा पहुँचे, वहाँ लाजी हुआ। तो कंडक्ट ये बता कर रहा है कि वो आदमी बहुत विचलित नहीं हुए थे। ये उनका धैर्य कहिए या असीम उनकी क्षमता कहिए कि डेड बॉडी रखा हुआ हो, घर में अफरा तफरी का माहौल हो, लेकिन फिर भी यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नर्वस नहीं हुए हैं, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और निगेटिव एस्पेक्ट भी है। हम निगेटिविटी पर बात नहीं करेंगे। तो जिस टाइम में आदमी रोता है उस टाइम में नहीं रो रहे हैं। सर एक सवाल मेरा यहाँ बनता है कि जनता में और सोशल मीडिया में ये जो बहस चल रहा है, क्या ये बहस न्यायिक प्रक्रिया में कोई प्रभाव डालती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्याय का एक सिद्धांत है रिपोर्ट में, जैसे आपने कहा कि उन्होंने सर पे हमको टेक्निकल, देखिए ये जितना किताब देख रहे हैं ना हम लोग का, वो यहाँ ये आप बहुत लोग प्रश्न पूछता है सर इतना पढ़ना पड़ता है क्या? वास्तविक बात इतना नहीं पढ़ना पड़ता, तो रखना पड़ता है। बोले सर रखते क्यों है? वो इसलिए कि इस तरह का घटना में सुप्रीम कोर्ट ने यदि किसी का फैक्ट आया, जैसे रोशन आनंद और इसमें केस हो रहा है, उस परिस्थिति में यदि किसी के साथ हुआ होगा तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया वही निकाल के हम लोग दिखाते कि जो इतना ईस्वी में सेम नेचर का केस था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कोटेशन किया था, वो देख लीजिए। तो जज साहब को लगता है कि नहीं यही पैटर्न है, इसको फॉलो करना चाहिए, यही काम होता है। ये पहली बात नहीं है। तो आपने जो ये कहा कि रोशन आनंद जी और ये जनताओं के बीच का जो बातचीत होता है उससे कुछ नहीं हुआ, इसका एक सेट पैटर्न है, उसी पैटर्न पर सारा काम चलता है। एक अंतिम सवाल यह बनता है कि इस पूरे प्रकरण में आज जो है वो हाई कोर्ट में जो स्टे लगा हुआ था खान सर के गिरफ्तारी पर, उसमें आज क्या बहस हुई है? और आज कुछ नहीं, देखिए बहुत फॉर्मेलिटी होता है कोर्ट में, कोई बहुत विशेष व्यक्ति नहीं होता, थोड़ा बहुत असर होता है जज पर, लेकिन ये बहुत नहीं। डायरी अधूरा था, जैसे इनको डायरी क्या होता है ना कि अनुसंधान के दौरान क्या पाया क्या नहीं पाया। एक चीज़ और आप समझिए, तर्क, तब फिर हम उस पर भी आएंगे। उसने कोई व्यक्ति ने कहा कि एक आदमी आया और माथा पर हमको ब्लेड से मारा, ठीक है, जिससे माथा फूट गया, ठीक है, इंजरी रिपोर्ट आया, ठीक है। अब उस पर देखा कि इनको लिखा कि माथा फूटने का रिपोर्ट भी डॉक्टर देखता है, रिपोर्ट देता कि हम चेक किए माथा फूटा हुआ था, इनको माथा तो फूटा हुआ था और हार्ड एंड ब्लड सब्सटेंस से फूटा, माने कोई ऐसा जैसे हार्ड एंड ब्लड माने रॉड, लोहा के रॉड, डंडा इत्यादि से मारी। तो अब एक चीज़ हम लोग तर्क यहाँ पर बहस के दौरान कहते कि हुजूर ये कहते हैं कि अपने हाथ में लिए ब्लेड से मारा तो माथा कटेगा हुजूर, फटेगा नहीं। तो कटना और फटना से देखिए उसको बेल हम लोग दिलवा देते हैं कि इंजरी रिपोर्ट कह रहा है कि फटा हुआ है, ये कह रहे हैं कि ब्लेड से मारे तो कटना चाहिए, तो फटना कैसे हो गया हुजूर? तो आप लोग को लगेगा कि अरे ये वकील क्या तर्क करा। हम लोग कटना और फटना शब्दों को व्याख्या करके उसका लेते, क्योंकि ब्लेड से जब किसी को मारिएगा तो कटेगा, ईंटा पत्थर लोहा रॉड इत्यादि से मारिएगा तो फूटेगा। तो हम लोग कहते कि आई विटनेस है ही नहीं, ये कहीं गिर गए होंगे इसीलिए झूठा मनगढ़ंत कहानी करके अभियुक्त को फंसा रहे हैं। सो इंजरी रिपोर्ट का बड़ा महत्व है। तो इस केस में क्या हुआ कि डायरी का अधूरा पार्ट भेजा गया था। जज साहब ने कहा कि जो भी पूरा कंप्लीट अनुसंधान का जो डायरी है वो आप लाइए और शनिवार को हम सुनवाई करेंगे। यही बातें हुई और कोई बात नहीं। क्या कोर्ट के द्वारा पुलिस को कोई आदेश वगैरह दिया गया है? कोर्ट को कोई नहीं, कोर्ट को आदेश, पुलिस को यही कहा गया कि इनके खिलाफ गिरफ्तारी का काम मत करना, अभी हम जांच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।